अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जीआईटी की डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है और वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं जीआईटी के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से डेवलप होते हैं। और बाद में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही होती हैं जीआईटी के डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईसोफेगस कैसे डिवेल्प होती है, जो कि जीआईटी का सबसे प्रोक्सिमल वाला पोर्शन है, और बाद में देखेंगे कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज इसमें आ रही हैं। ये ईसोफेगस है जो कि स्टमक के साथ कंटिन्यू हो रहा है। तो इसकी किस तरह से डिवेलपमेंट हो रही होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एम्ब्रियो का जो जीआईटी होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक फोर गाट होता है, एक मिड गाट होता है और एक हाइंड गाट होता है। तो जो ईसोफेगस है ये फोर गाट का जो सबसे एंड वाला पोर्शन होता है, फोर गाट का सबसे कॉर्डल पार्ट या फोर गाट का सबसे डिस्टल पार्ट, वहां से अ, इसकी डेवलपमेंट ईसोफेगस की हो रही होती है। तो क्या होता है, ईसोफेगस माउथ के साथ हमारा कंटिन्यू हो रहा होता है। पहले माउथ होता है जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, उसके बाद फेरंक्स आता है और फिर ईसोफेगस आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओरल कैविटी की कंटिन्यूएशन फेरंक्स है और फेरंक्स की कंटिन्यूएशन ईसोफेगस है। तो यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है कि जो फोर गाट का वो वाला पोर्शन जो प्रिमिटिव फेरंक्स, यानी प्रिमिटिव फेरंक्स क्या है, वो वाला पोर्शन जहाँ से फेरंक्स डिवेल्प होना है। तो जो फोर गाट का कोडल पार्ट है, सबसे कोडल वाला पार्ट जो कि प्रिमिटिव फेरंक्स से नेक्स्ट वाला पार्ट है, इससे क्या डिवेल्प होगा, आपका ईसोफेगस डिवेल्प होगा। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से इसोफेगस की डेवलपमेंट हो रही होती है। पहले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ये स्टार्ट वाला पोर्शन फेरंक्स है, और इसके बाद इसोफेगस ये डिवेल्प हो रही होती है। और इसके बाद क्या होता है, इसके सामने की तरफ ही एक पाउच की तरह का स्ट्रक्चर डिवेल्प हो जाता है जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। स्टार्ट में जब होता है, जैसा कि बताया गया थर्ड वीक के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम और इसोफेगस ये इकट्ठे ही होते हैं, इनके दरमियान में कोई ऐसे पार्टीशनिंग नहीं होती। ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम बाद में क्या बनाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट इससे होगी। तो स्टार्ट में तो ये दोनों स्ट्रक्चर इकट्ठे होते हैं, बाद में क्या होता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान में ऐसे एक सेप्टम डिवेल्प हो जाता है जिसकी वजह से ईसोफेगस और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और कितना, ये जो आपको येलोइश पोर्शन नजर आ रहा है ये ईसोफेगस बन जाता है, और इसके सामने की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको फ्रंट वाला व्यू नजर आ रहा है, इसके सामने की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवेल्प हो रहा है और इसके पीछे की तरफ जीआईटी सिस्टम डिवेल्प हो रहा है। क्योंकि इसोफेगस जीआईटी का ही पार्ट है, इसलिए ये इसके पीछे की तरफ है। यही यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि ट्रेकिया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ये सामने की तरफ डिवेल्प हो रहा है और इसके पीछे इसोफेगस डिवेल्प हो रही है, ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है। और इसोफेगस क्योंकि जीआईटी का पार्ट है, इसलिए हमेशा जीआईटी बैक साइड ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिवेल्प हो रही होती है। जो स्टार्ट में इसोफेगस बनती है वो शॉर्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे डिवेलपमेंट होती जा रही होती है क्या होता है, इसकी ग्रोथ भी हो रही होती है। किस किस की ग्रोथ हो रही होती है, हार्ट की भी ग्रोथ हो रही होती है और लंग्स की भी ग्रोथ हो रही होती है। जब उनकी ग्रोथ होती है तो स्टार्ट में जब वो बनते हैं, कहाँ बनते हैं, नेक वाले रीजन के करीब बनते हैं। वहां से जब ये नीचे की तरफ जाते हैं, थोरेसिक कैविटी की तरफ जाते हैं, तो अब स्पेस ज्यादा अवेलेबल हो जाती है उस इसोफेगस को जो स्टार्ट में छोटी थी, जिसकी वजह से इसको जब स्पेस अवेलेबल होती है तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। जो स्टार्ट में इसोफेगस बनी थी वो एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर थी, यानी अंदर से वो सॉलिड थी, उसके अंदर कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं थी। लेकिन बाद में क्या होता है, वही जो सॉलिड रॉड लाइक इसोफेगस बनी थी वो अंदर से एम्प्टी हो जाती है। वो एम्प्टी क्यों होती है, उसके अंदर नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर से एक कैनाल की तरह की बन जाती है। तो पहले ये सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर क्यों थी, क्योंकि जो ईसोफेगस के अंदर की तरफ एपिथीलियम थी ये रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से अंदर जो स्टार्ट में ल्यूमन बनी थी, अंदर से ये पहले खोखली थी जब बनी थी, इसके अंदर जब इस एपिथीलियम की ग्रोथ ज्यादा हुई तो वो अंदर से सारी स्पेस फिल हो गई, जिसकी वजह वजह से ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बन गई थी। रोड लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद इसके अंदर दोबारा से नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ये दोबारा से वो ही होलो हो गई थी अंदर से।
इस वजह से इस प्रोसेस को कह रही होती हैं रीकैनलाइजेशन, यानी पहले केनाल की फॉर्म में इसोफेगस बनी थी, बाद में अंदर इसके एपिथेलियम की ग्रोथ हो गई, ये सॉलिड हो गई, और फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, दोबारा से अंदर इसके जो नए सेल्स बने थे उनकी ब्रेकडाउन होगी, उनकी डेथ होगी, जिसकी वजह वजह से ये दोबारा केनाल बन गई। इसलिए कह रही हैं कि इसकी रीकेनलाइजेशन हो जाती है थर्ड स्टेप के अंदर, जिसकी वजह से अब प्रॉपर ये इसोफेगस बन चुकी है। डेवलपमेंट ऑफ इसोफेगस में नेक्स्ट क्या है जी, जो इसोफेगस के अंदर की तरफ एपिथीलियम होती है और ग्लैंड्स होती हैं, एपिथीलियम भी होती है और ग्लैंड भी होती हैं। ग्लैंड कौन सी होती हैं, खासतौर पे म्यूकस ग्लैंड, जिन्होंने म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस करना होता है। इसके अलावा एपिथीलियम भी होती है, और ये दोनों चीज़ें किससे बनती हैं, एंडोडर्म से बनती हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, 3 लेयर से एम्ब्रियो मिलके बना हुआ होता है, एक एंडोडर्म होती है, एक मीजोडर्म होती है और एक एक्टोडर्म होती है। तो जो फर्स्ट वाली अंदर वाली सबसे लेयर है, जिसे एंडोडर्म कह रहे हैं, वो बनाती है एपिथीलियम एंड ग्लैंड्स ऑफ द इसोफेगस। इसके अलावा क्या है जी, इसोफेगस के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक स्केलेटल मसल्स होती हैं जिन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, और दूसरा स्मूथ मसल्स होते हैं। क्योंकि इनके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं होती, इसलिए ये स्मूथ मसल्स होते हैं। तो क्या है, जो इसोफेगस का अपर 2/3 पार्ट है, इसके अंदर जो स्ट्राइएटेड मसल हैं, अपर 2/3 पार्ट ऑफ द इसोफेगस के अंदर जो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, वो किससे बने हैं, मीजोडर्म से बने हैं। और इसके अलावा क्या है कि इसोफेगस का जो लोअर वाला 2/3 पार्ट है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं, और वो स्मूथ मसल्स भी किससे बने हुए हैं, मीजोडर्म से बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसोफेगस के जितने भी मसल्स हैं, चाहे वो स्ट्राइएटेड हो चाहे स्मूथ मसल्स हो, वो किससे बन रहे हैं, मीजोडर्म से बन रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये फेरक्स कंप्लीटली बन चुका है, इसके पीछे ये इसोफेगस डिवेल्प हो रही है, सामने की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवेल्प हो रहा है, और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, फोर्थ वीक में हो रहा है। फोर्थ वीक के अंदर इसोफेगस भी बन जाती है, और काफी पोर्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी बन चुका होता है। ये अभी तक हमने देखा इसोफेगस किस तरह से डिवेल्प हो रही थी, कैसे डिवेल्प हुई थी, कि जो आपका फोर गट का डिस्टल पोर्शन था, उसके सामने की तरफ एक डाइवर्टिकुलम डिवेल्प हुआ जो रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम कहला रहा था। बाद में क्या हुआ, रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम और ये जो इसोफेगस की केनाल स्टार्ट में बनी थी, इनके दरमियान में एक सेप्टम बन गया, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसोफेगस एक दूसरे से सेपरेट हो गए। क्योंकि स्टार्ट में इसोफेगस होलो बनी थी, अंदर से एम्प्टी थी। फिर क्या हुआ, इसके अंदर की तरफ जो एपिथेलियम थी वो रैपिडली ग्रो हुई, जिसकी वजह से वो जो स्टार्ट में एम्प्टी इसोफेगस बनी थी वो सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर बन गई। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जो सॉलिड इसोफेगस बन चुकी थी, उसके अंदर जितने भी नए सेल डिवेलप हुए थे वो दोबारा से नेक्रोसिस के प्रोसेस के थ्रू खत्म हो गए, और दोबारा से केनाल की फॉर्म में इसोफेगस बन गई। इस प्रोसेस को हमने कहा रीकेनलाइजेशन ऑफ इसोफेगस। ये इसकी डेवलपमेंट थी। अब हम देखेंगे कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आ रही होती हैं इसोफेगस की डेवलपमेंट के दौरान। इनमें से फर्स्ट वन है इसोफिजियल एट्रीजिया। इसमें क्या है कि जो इसोफेगस की केनाल बनी है, हो सकता है वो केनाल बने ही ना, अंदर से सॉलिड ही इसोफेगस रह जाए। तो जब केनाल नहीं बनेगी, ये मुकम्मल तौर पे इसोफेगस ब्लॉक हो जाएगी और कोई भी फूड इसमें से गुजर के स्टमक की तरफ नहीं जा सकता। इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं इसोफेजियल एट्रेजिया की। एक तो ये हो सकता है कि वो जो सेप्टम बना था इसोफेगस और रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम के दरमियान में सेप्टम बना था, अगर वो सेप्टम ही थोड़ा सा पीछे चला जाए, पीछे की तरफ डेविएट कर जाए, जैसा कि यहाँ पे बताया ये सेप्टम है, ये अगर ऐसे पीछे की तरफ आ जाए तो इसोफेगस यहाँ से बंद हो जाएगी, इसकी जो अंदर से केनाल थी वो खत्म हो जाएगी। तो एक इसकी ये कॉज हो सकती है, और दूसरी कॉज ये हो सकती है कि जब ये सॉलिड फॉर्म में बन चुकी थी, सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, इसके अंदर की तरफ एपिथेलियम प्रोलिफरेट कर चुकी थी, रैपिडली डिवाइड करके अंदर से इसने इसको सॉलिड बना दिया था। और थर्ड स्टेप में वो दोबारा से सेल खत्म हो रहे थे और दोबारा से केनाल बन रही थी इसोफेगस के अंदर। तो अगर ये थर्ड स्टेप ना हो, अंदर जो नए सेल्स सेकंड स्टेप के अंदर बने थे वो खत्म ना हो, तो क्या होगा, इसोफेगस अब भी सॉलिड ही रह जाएगी और इसकी केनाल नहीं बनेगी। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर इसोफेगस अंदर से एम्प्टी ना हो, सॉलिड ही रह जाए, तो इसको क्या कह रहे होते हैं, इसोफिजियल एट्रेजिया। इसके साथ
कौन सी कंडीशन एसोसिएट कर रही होती हैं इसोफेजियल एट्रेजिया के अंदर? एक कंडीशन होती है जिसे कहती हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसमें क्या होता है, इसोफेगस और वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक बना था वो कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, वो उनके दरमियान में कोई ना कोई कनेक्शन बच ही जाता है, मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं इसोफेजियल फिस्टुला की, ये डायग्राम में आपको नजर आ रही हैं। ये पीछे की तरफ ये सामने की तरफ देखें, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवेलप हो रहा है, और ये पीछे इसोफेगस डिवेलप हो रही है। यहाँ से देखें ये कंप्लीटली सेपरेट ही नहीं हुई, ऊपर वाला इसोफेगस का पोर्शन अलग डिवेलप हो रहा है और नीचे वाला जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो क्या है, इनकम्प्लीट डिवीजन है इसोफेगस के दरमियान में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दरमियान में। सेकंड ये टाइप हो सकती है कि दरमियान वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है इसोफेगस और रेस्पिरेटरी ट्रैक का, और ऊपर और नीचे सेपरेट है। यहाँ से देखें ऊपर वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है और नीचे वाला पोर्शन सेपरेट है, जैसा कि यहाँ था, इसके उल्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे फोर्थ इसकी टाइम में क्या हो सकता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला इसोफेगस का दोनों पोर्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितनी भी हमने ये चार टाइप्स देखी हैं, सब में क्या है, इनकम्प्लीट सेपरेशन है इसोफेगस और लरिंजियोट्रेकियल ट्यूब की। लरिंजियोट्रेकियल ट्यूब क्या है, ऐसी ट्यूब जिसने लेरंक्स बनाना है और ट्रेकिया बनाना है, क्योंकि लेरंक्स और ट्रेकिया जी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही प्रोक्सिमल पार्ट्स हैं, इसलिए हम इनको कंबाइन करके रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। और ये जो कंडीशन है इसोफिजियल एट्रेजिया की, ये किस चीज़ से एसोसिएट कर रही होती है, प्री मिच्योरिटी से। यानी अगर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले बेबी की डिलीवरी हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसोफिजियल एट्रेजिया होगा, और ये 1/3 केसेस में हो रहा होता है। यानी हर 3 बच्चों में से जो कि प्री मिच्योरली बॉर्न हो रही होती हैं उनमें से एक को ये हो सकता है। A fetus is unable to swallow the amniotic fluid. This result in polyhydramnios. तो जो हमारा फीटस डिवेल्प हो रहा होता है एमनियोटिक कैविटी में, वो अपनी फूड कहाँ से ले रहा होता है, वो जो जिस फ्लूइड के अंदर वो ग्रो कर रहा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसी को वो इनगल्फ कर रहा होता है और उसी से अपनी न्यूट्रिशन ले रहा होता है। तो अगर ये इसोफिजियल एट्रेजिया डिवेल्प हो जाएगा आगे से, क्योंकि इसोफेगस ही ब्लॉक हो जाएगी, तो वो जो फ्लूइड इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, मुंह में लेके जाएगा आगे, इसोफेगस तो बंद है, इसलिए वो स्टमक के अंदर नहीं जा सकेगी और वो डिवेल्प होता जाएगा। जो एमनियोटिक फ्लूइड है एमनियोटिक कैविटी के अंदर डिवेल्प होता जाएगा, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा उसके फीटस के अंदर जाके, इसलिए ज्यादा फ्लूइड जो कि एमनियोटिक फ्लूइड है इकट्ठा हो जाता है एमनियोटिक कैविटी के अंदर। उस इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज अगर हो जाए तो फीटस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डिवेल्प हो सकता है, जिसकी वजह से डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं फीटस के अंदर। सेकंड जो इसोफेगस की एबनॉर्मेलिटी है वो क्या है, इसोफिजियल स्टीनोसिस। अच्छा, ऊपर इसोफिजियल एट्रेजिया में क्या था कि कैनलाइजेशन हुई ही नहीं थी, अंदर से इसोफेगस एम्प्टी नहीं हुई थर्ड स्टेप में जो होनी थी। इसमें क्या है, एम्प्टी हो जाती है इसोफेगस, लेकिन मुकम्मल तौर पे एम्प्टी नहीं होती। यानी वो उसके अंदर जो उसका रास्ता है वो नैरो हो जाता है, नैरो उसकी केनाल बनती है। यानी वो अंदर से खोखला तो हुआ है, होलो तो हुआ है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ, तंग सा एक रास्ता बच गया है। तो इस कंडीशन को कहेंगे इसोफिजियल स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब ही नैरो होना होता है। थर्ड कंडीशन जो है ये इसे कहते हैं शॉर्ट इसोफेगस एंड कंजेंटल हिएटल हर्निया। हिएटल हर्निया क्या होता है कि अगर स्टमक का कुछ पोर्शन थोरेसिक कैविटी में मौजूद हो, presence of some part of stomach in thoracic cavity is known as hiatal hernia। तो इसमें क्या, इसको ये भी कह सकते हैं थोरेसिक स्टमक भी इस कंडीशन को कह सकते हैं। ये क्यों हो सकती है कि ये हमने स्टमक की वैसे डेवलपमेंट में पढ़ा था कि अगर स्टमक के अंदर ज़्यादा प्रेशर डिवेल्प हो जाए या इसोफेगस शॉर्ट हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा, स्टमक का कुछ पोर्शन थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा और इस कंडीशन को कहेंगे हिएटल हर्निया। ये जो हमारा डायफ्राम होता है जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा होता है, इसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे इसोफिजियल ओपनिंग कहते हैं। इस ओपनिंग में से इसोफेगस गुजरती है और स्टमक के साथ कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन वही बात, अगर स्टमक के अंदर ज़्यादा प्रेशर डिवेल्प हो जाएगा किसी वजह से, इसका कुछ पोर्शन थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा और ये कंडीशन हिएटल हर्निया कहलाएगी। और इस कंडीशन के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएट होगी, शॉर्ट इसोफेगस। यानी जब भी
स्टमक का कुछ पोर्शन थोरेसिक कैविटी में मौजूद होगा, तो इसोफेगस की लेंथ भी नॉर्मल से छोटी होगी इस कंडीशन के अंदर। यही थी आज की इसोफेगस की कंडीशन जो इसकी डेवलपमेंट के दौरान आ रही होती थी। और